Hello students, good morning everyone. 12th standard economics. Chapter number 7 national income. हम लोग पिछले कई लेक्चर से नेशनल इनकम ये चैप्टर देख रहे हैं, जो चैप्टर एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पिछले लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम ये मेथड्स पिछले 2 लेक्चर से देख रहे हैं। और 2 मेथड्स मीन्स फर्स्ट वन मेथड इज़ द आउटपुट मेथड, सेकंड इनकम मेथड एंड विथ एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस। वो मेथड और उनके प्रिकॉशंस क्या हैं, ये दोनों ही इंफॉर्मेशंस हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सविस्तर देखी थी। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थर्ड वन मेथड्स मीन्स एक्सपेंडिचर्स मेथड. So first one, some informations of the expenditure method. This method of measuring national income is also known as the outlay method. Expenditures method को outlay method नाम से जाना जाता है। जो भी हम लोगों को ऑप्शंस में नाम दिया जाता है वो नाम अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार एक्सपेंडिचर्स मेथड नाम आता है, सो कई बार आउटले मेथड नाम आता है। According to this method, the outlay expenditures incurred by the society in a particular year. It is clear in this method, total expenditures incurred by the society means included by the society. Expenditures society in a particular year means financial year, 1st April to 31st March is added together. So income can be spent either on consumer goods or on capital goods. हमें इस मेथड में अच्छे से क्लियर करना है कि जो भी हमारी सोसाइटी के पीपल्स है उनका जो एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर, सो कस्टमर गुड्स का एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन कैपिटल गुड्स मीन्स हमारे जो बिजनेसमैन है उनका कैपिटल गुड्स का एक्सपेंडिचर्स, सो एडेड टुगेदर इन एक्सपेंडिचर मेथड। सो हम लोगों ने जो फर्स्ट मेथड देखे थे उसमें कोई एक्सपेंडिचर्स नहीं था, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस को ही हमें ऐड करना है और ये important expenses है. We can get national income by summing up all consumptions expenditures and investment expenditures. उसे ही हम लोग अदर्स में बता सकते हैं कि वो क्या है, एक तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या फिर सेकंड वन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. कंजप्शंस मीन जस्ट फॉर एग्जांपल्स हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड वन एनी बिजनेसमैन कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, एनी पर्टिकुलर पर्सन्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स. So added some of the consumption expenditure, and investment expenditures means only businessman investment expenditures and government investment expenditures. जो इन्वेस्टमेंट आता है हम लोग प्रॉपरली देखते हैं कि कोई बिजनेसमैन कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है एंड सेकंड वन गवर्नमेंट कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर्स मेथड में ये 2 पॉइंट को हाईलाइट किया जाता है. अच्छे से याद रखना है, सोसाइटी का कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स ऐड होते हैं. ठीक है, सो हम लोग इसका शॉर्ट में फार्मूला देखते हैं. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज फाउंड बाय एडिंग अप एनआई. एनआई मीन्स नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस यम प्लस आर माइनस पी. ये फार्मूला हम लोग लगातार डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम से देख रहे हैं. इसका लॉन्ग फॉर्म भी मुझे लगता है अभी आपको अच्छे से याद हुआ होगा. सी का फार्मूला है मीन्स सी का फुल फॉर्म है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर जिसे हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बता सकते हैं, जी गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस यम, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट, यम मीन्स इम्पोर्ट. सो एक्स माइनस यम मीन्स नेट इंटरनेशनल मार्केट इनकम. आर माइनस पी, आर का मतलब है रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड पेमेंट एंड पी का मतलब है पेमेंट टू द अब्रॉड. जो हम लोगों को फॉरेन से रिसीट मिलती है, इनकम मिलता है, उसकी जो रिसीट है वो हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे. और हमारे कंट्री से जो पेमेंट पे होता है, जैसे गवर्नमेंट ने लोन लिया है या फिर हमारा कोई बिजनेसमैन ने किसी वहाँ पर बाहर के कंट्री से लोन लिया है, सो जो भी हम लोग प्रॉपरली पेमेंट पे कर रहे हैं वो नेशनल इनकम से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. सो आर माइनस पी को भी अच्छे से याद रखना है. तो इस तरीके से एक्सपेंडिचर्स मेथड्स में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को फाउंड किया जाता है. अभी हम लोग उसे ही डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उसके सभी पॉइंट को. सो फर्स्ट वन पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जो भी हमारा लास्ट वन फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है. नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है, नेशनल इनकम मीन्स
फाइनल गुड्स एंड सर्विस वैल्यू added in the national income during a specific period of the time means फाइनेंशियल ईयर। जो भी लास्ट वन वहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू होता है एक स्पेसिफिक पीरियड में काउंट किया जाता है, उसे हम लोग नेशनल इनकम मेजर करते हैं। सो हम लोगों को प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस देखना है। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शंस बाय हाउस होल्ड ऑन ड्यूरेबल गुड्स। हाउस होल्ड जो फैमिलीज़ हैं, जो पर्सन हैं, सो वो पर्सन किस किस पे कंजप्शंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कौन कौन से गुड्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को नॉन ड्यूरेबल गुड्स चाहिए, जिसे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारे फूड ग्रेन हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, तो इसे हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। तो इस गुड्स को हम लोग क्या बता रहे हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। मतलब ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टिकाऊ नहीं है। सेकंड वन गुड्स आते हैं जिसका नाम है ड्यूरेबल गुड्स। सो ड्यूरेबल गुड जस्ट फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन्स, वॉशिंग मशीन, कार एक्सेट्रा। ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशंस इसे क्लियर किस में करेंगे, सो विच आर यूज लॉन्ग टाइम्स मीन्स वहाँ पर एक्सप्लेन द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, स्टोर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। एंड एक्सपेंडिचर ऑन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विस, मेडिकल सर्विस एक्सेट्रा। हर किसी पीपल को सर्विस भी चाहिए। अभी आप हम लोग प्रॉपर खुद की ही बात करेंगे तो हमें एजुकेशन की सर्विस चाहिए, डॉक्टर मीन्स वो फैसिलिटी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके साथ में हम लोगों को एक अलग अलग इंश्योरेंस सर्विस चाहिए। तो ये सभी सर्विस को हम लोग सर्विस सेक्टर बताते हैं। ठीक है। सो हर पर्सन्स का जो 3 टाइप्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, एक तो सबसे फर्स्ट वन नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसे हम लोग बेसिक गुड्स बताते हैं। सेकंड वन आता है लग्जरीज गुड्स मीन्स ड्यूरेबल गुड्स। थर्ड वन आ रहा है सर्विस जो हमारे लिए ज़रूरी। ठीक है। तो मुझे लगता है पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड वन पॉइंट है क्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। So gross domestic private investment means refers to the expenditure made by private businessmen on replacement, renewals and new investment. अभी ग्रॉस डोमेस्टिक तो आपको पता है एक बाउंड्रीज जो हम लोगों को बाउंड्रीज मतलब जो बाउंड्रीज बताई गई हैं जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है, तो उसके अंदर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, जो बड़ा हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, तो हमें प्रॉपर उसमें क्या करना है, मेड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल। कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, रिप्लेस कितना हुआ है, रिन्यूअल किस तरीके से बिजनेस किया है, या फिर नया इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इससे प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना होना है। समझ में आ रहा है। रिप्लेसमेंट वस्तु की जाती है, रिन्यूअल किया जाता है बिजनेस का, या फिर नई इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड वन पॉइंट को मेजर किया जाता है। थर्ड वन पॉइंट है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट कंजप्शन। जैसे हम लोगों ने ऊपर के 2 कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट देखे, अभी गवर्नमेंट के साथ में ये दोनों पॉइंट एक साथ देखेंगे। सो गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शंस का मतलब रहता है government on various administration service like law, order, defense, education and health। ये गवर्नमेंट का क्या है, फाइनल कंजप्शंस एक्सपेंडिचर। अच्छे से याद रखो। जैसे अभी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे रहने सहने के लिए, हमारी खाने पीने की चीज़ें, हमारी बेसिक चीज़ें, इसे हमारा कंजप्शंस बताया जाता है। सो गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा कंजप्शन है, सो गवर्नमेंट का भी जो बेसिक कंजप्शन है उसमें सबसे फर्स्ट वर्ड आता है लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कायदा एंड सुव्यवस्था। उसके साथ में डिफेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल एवरी कंट्री। सो इट्स सिंपली एक्सप्लेन ऑफ द गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना पावरफुल है, उतना ही ये क्या है, गवर्नमेंट का मेन कंजप्शंस आता है। और उसके साथ में एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन एंड हेल्थ मीन्स बेस्ट एजुकेशन एंड बेस्ट हेल्थ पॉलिसी। इट हैज़ द गुड डेवलपमेंट एनी कंट्रीज। किसी भी कंट्री का एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट जितना अच्छा एंड पावरफुल रहेगा, उतनी ही वो कंट्री डेवलप होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सिंपली ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखो, लॉ एंड ऑर्डर,
सेकंड वन डिफेंसी एंड थर्ड वन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, अभी गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट देखते हैं हम लोग, गवर्नमेंट किन चीज़ों में इन्वेस्ट पैसा कर रहा है। सो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आता है, फर्स्ट वन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, ब्रिज, डैम, कैनल एंड विच आर यूज बाय द बिजनेस सेक्टर। अभी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन लास्ट ईयर study of the infrastructure facility. So there are four infrastructure facility. First one facility is the electricity. Electricity is two ways. So this ways is the explain the मीन्स हम लोगों ने उसके जो दो वेज देखे थे जिसे पारंपरिक एंड अपारंपरिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है ना, उसके साथ में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट देखा था। ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन अगेन फोर टाइप्स मीन्स रेल, रोड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। उसके साथ में थर्ड वन देखा था ट्रांसपोर्ट के साथ में कम्युनिकेशंस। सो कम्युनिकेशंस मीन्स कम्युनिकेशंस द डिफरेंस वेज, फॉर एग्जांपल टेलीविजन्स, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स मशीन एक्सेट्रा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऐसे कई सोर्सेस हमें मिल रहे हैं। और लास्ट वन देखा था जिसे कहा जाता है सर्विस सेक्टर मीन्स एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये हमारे चार इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हैं। तो इसमें गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, वो सेक्टर कौन से हैं? रोड में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है गवर्नमेंट से, उससे ज़्यादा। फिर वहाँ पर सेकंड वन एग्जांपल हम लोग देखेंगे रेलवे ट्रांसपोर्ट। रेलवे ट्रांसपोर्ट में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मिलकत है, उतना ही पैसा गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करता है। उसके साथ में बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, डैम्स रहेंगे जो हम लोग समुद्र मार्ग का व्यापार कर रहे हैं। उसके साथ में कैनल्स की बात करेंगे जो हम लोगों को रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए कैनल्स की ज़रूरत होती है। सो देयर आर मेनी वेज ऑफ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड इट हैज़ आल्सो एक्सप्लेन ऑफ द बिजनेस सेक्टर। तो ये सभी बिजनेस सेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एनी इकोनॉमी। तो हम लोग इसे क्या बता सकते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मतलब इसी वजह से हमारी कंट्री में एक्चुअल डेवलप के लिए जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शंस होता है, किसी भी इकोनॉमी को डेवलपमेंट होता है, देयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट। जैसे हमारे बिजनेस सेक्टर का, बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, उतना ही हमारे गवर्नमेंट के अंडर में जो मेन वेज है उनका भी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। सो अच्छे से याद रखो थर्ड वन पॉइंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शंस एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ओके, अभी हमारा जो फार्मूला था C+I+G ये क्लियर हो गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट से। अभी हम लोगों का x माइनस एम दिया था, उसका हम लोग फोर्थ वन पॉइंट देखते हैं, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या फिर उसे ऑब्लिक में कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। x माइनस एम, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज द नेट एक्सपोर्ट। सो इट इज़ सिंपली इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये बहुत सिंपल है, ये आपको सबको ही बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जब हम लोग वहाँ पर उसे अच्छे से वहाँ पर क्लियर करेंगे, मीन्स एक्सपोर्ट से मिलने वाली हमारी मिल्कत कितनी है और इम्पोर्ट से हम लोग जो पैसा पे कर रहे हैं वो कितना है, उससे जो नेट इनकम बचता है। सो इट हैज़ मेजर द नेशनल इनकम। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एनी कंट्रीज या फिर इन इंडिया 2000 करोड़ इज द एक्सपोर्ट and import is the 1500 crore. So it has simply explained difference between the 500 crore means net foreign investment is the 500 crore. जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे सो एक्सपोर्ट में कितना इन्वेस्ट किया था 2000 करोड़ और इंपोर्ट में कितना हो गया है 1500 करोड़, तो उसका लेस कितना बच रहा है 500 करोड़। सो 500 करोड़ क्या हो गई हमारी नेट फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हो गई। ठीक है, सो ये भी इस तरीके से क्लियर हो गया। और लास्ट वन पॉइंट है नेट रिसिप्ट। अभी नेट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? R-P। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर्स इनक्योर बाय द फॉरेनर ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम लोग फॉरेनर्स की बात करेंगे जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें इनक्योर्स का मतलब है कनेक्टेड, रिलेटेड। सो वहाँ पर उनसे कितना रिलेटेड मिल्कत हो रही है मीन्स R, एंड एक्सपेंडिचर्स इनक्योर अब्रॉड बाय रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस, जो हमारे अब्रॉड में रहने वाले रेसिडेंटल्स हैं। सो उस हिसाब से कितना पेमेंट है, तो इसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर्स इनक्योर अब्रॉड बाय द रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, इसे हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो हमारे कंट्री से लोग जो फॉरेन में रहते हैं उनका इनकम सोर्सेस,
एंड सेकंड वन जो फॉरेनर हमारे कंट्री में रहते हैं उनका हमारे कंट्री से इनकम सोर्स। ठीक है, तो सिंपली हम लोग उसे अदर वर्ड में क्या बता सकते हैं, आर का मतलब है रिसिप्ट, जो हमें मिल रही है। जब भी हम लोग को रिसिप्ट मिल रही है ना पैसे की, जब कोई बिजनेसमैन वहाँ पर ये कर रहा है, एंड पेमेंट का मतलब है जो हम लोग पे कर रहे हैं। ठीक है, सो ये दोनों अलग अलग अदर वर्ड्स में याद रखो, एक तो लोगों के हिसाब से मतलब फॉरेनर एंड हमारे कंट्री से लोग, एंड सेकंड वन इस तरीके से। सो मुझे लगता है ये अच्छे से अभी तक समझ में आया होगा। एक्सपेंडिचर्स मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट वन दिखा था नेट रिसिप्ट। कुछ शॉर्ट में हम लोग प्रिकॉशंस देखते हैं, मतलब कौन कौन सा प्रिकॉशंस लेना है जब भी हम लोगों को हमारे कंट्री से या फिर किसी भी कंट्री को नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से मेजर करना है, सो कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो इसमें फर्स्ट वन प्रिकॉशंस आता है, एक्सपेंडिचर्स ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इग्नोर इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। एक्सपेंडिचर करते समय भी जितने सारे इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस है उन्हें इग्नोर करना है, और इसका रीज़न क्या है, अवॉइड द डबल काउंटिंग। सो देयर आर टू पॉइंट्स, मीन्स टू कंसेप्ट एक्सप्लेन। फर्स्ट वन टू मेथड, फर्स्ट मेथड इज द आउटपुट मेथड एंड सेकंड इज द इनकम मेथड। हम लोगों ने दोनों ही कॉन्सेप्ट पहले मेथड में देखे थे। इंटरमीडिएट गुड्स आउटपुट मेथड में कहा था कि वो फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंक्लूड है, उसकी वजह से उसे मेजर करना नहीं है। उसे मेजर करेंगे तो नेशनल इनकम गलत आने के चांसेस है। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। और मुझे लगता है आपको ब्रेड का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रहा होगा। जब हम लोग ब्रेड का वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हैं, सो उसी टाइम में हम लोग गेहूँ का एंड आटे का वैल्यू लेस कर रहे हैं। क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि उसका ऑलरेडी वैल्यू ब्रेड में ऐड हो गया है। ठीक है, सेकंड है, एक्सपेंडिचर्स ऑन द रीपर्चेस ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर एज इट इज़ नॉट इनक्योर ऑन करंटली प्रोडक्शन गुड्स। परचेस, सेल्स एंड परचेस, कौन से गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड हैंड में हम लोग कुछ हाउस परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मोबाइल ले रहे, कार ले रहे, और कोई चीज़ ले रहे, फर्नीचर ले रहे। सो इनका वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में एक बार इंक्लूड हुआ है, तो सेकंड टाइमिंग में इसका वैल्यू लेना नहीं है। ये पॉइंट हम लोगों ने कौन सी मेथड में देखा था, सो इनकम मेथड में इसे एक्सप्लेन किया था। थर्ड वन पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड बी इग्नोर। ये भी हम लोगों ने इनकम मेथड में देखा था। ट्रांसफ़र पेमेंट, जो पैसा ओनली ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब जिस पर्सन को मिल रहा है उस पर्सन ने उसके लिए कोई भी मेहनत की नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि नेशनल इनकम में ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी ऐड है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बेरोज़गारी का भत्ता दे रहा है, या फिर कई जगह पे फंड मिल रहा है, चैरिटी मिल रही है, या फिर अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल रही है, जब रिटायर हुए हैं उन्हें ओल्ड एज पेंशन मिल रहा है, तो इनके लिए क्या हुआ है, कोई मेहनत नहीं है, बस ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसकी वजह से ये भी नेशनल इनकम में लेना नहीं है। फोर्थ वन पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन रीपर्चेस ऑफ फाइनेंशियल assets such as the shares, bonds, debentures, etc. should not be included as such a transactions do not add it to the flow of goods and service. अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट मतलब हम लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये सब इन्वेस्टमेंट कुछ नया इनकम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये इनकम एक एक्चुअल हम लोग देखेंगे, सो पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो इसलिए सिंपली वहाँ पर शुड नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, इसे भी हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट है, फिफ्थ वन, इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे हम लोग अभी कई हमारे मतलब कंज्यूमर कस्टमर गुड्स परचेस कर रहे हैं, सो गुड्स परचेस करते समय वो टैक्स हमें लगता है, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स हमें लग रहा है, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ये भी क्या करना है, हमें डिडक्ट करना है। सिक्स वन पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस शुड बी इंक्लूडेड। अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक सब हम लोगों ने इग्नोर किया था, डिडक्ट किया था नेशनल इनकम से, बट इंक्लूड क्या करना है, तो इंक्लूड करना है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हमारी कंट्री में जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हमारी कंट्री से एक्सपेंडिचर से नेशनल इनकम को मेजर कर रहे हैं, सो एक्चुअल हम लोगों ने नेशनल इनकम मेजर करते समय क्या किया है, कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंसेस किया है, वो एक्सपेंसेस
ऐड करना है, ठीक है। और 7th वन मीन्स लास्ट वन पॉइंट देखेंगे, सब्सिडी शुड बी इंक्लूडेड। जो भी सब्सिडी है, अभी सब्सिडी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के हिसाब से कई सब्सिडीज़ मिलती है, कई बिजनेसमैन, कई हमारे फार्मर्स रहेंगे या फिर एक जनरल पीपल को, तो वो भी सब्सिडी इंक्लूड करनी है। उसका रीज़न है कि वो एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से उसे ऐड करना है। तो 2 ही पॉइंट ऐड करनी है, फाइनल गुड सर्विस एंड सब्सिडी, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट वन को शॉर्टली वहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे। आउट ऑफ दिस मेथड द आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड आर एक्सटेंसिवली यूज इन एडवांस कंट्रीज। आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड, ये दोनों ही मेथड जो एडवांस कंट्री है वहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करेंगे हम लोग, यूएसए रहेगा, यूके रहेगा। द इनकम मेथड इज़ अ पॉपुलर। सो सिंपली जो इनकम मेथड है, जिसे फैक्टर कॉस्ट मेथड कहा जाता है, वो डेवलप कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लमेटिकल नहीं है। सो यूएसए एंड यूके में इनकम मेथड बहुत पॉपुलर है। एक्सपेंडिचर मेथड इज़ अ रियरली यूज इन एनी कंट्री। अभी एक्सपेंडिचर्स मेथड ये बहुत कम यूज होती है किसी भी कंट्री में। हम लोग मोस्ट ऑफ द सभी कंट्री की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कम यूज़ होने वाली मेथड एक्सपेंडिचर मेथड ही है। उसका रीज़न ये है कि लोगों के पास पैसा रहता है कंट्री के पास, बट एक्चुअल पैसा कभी ज़्यादा भी यूज़ होता है, कम भी होता है। उस हिसाब से हम लोग किसी का डेवलपमेंट तो नहीं बता सकते हैं, और इसी रीज़न से ये मेथड कम यूज़ होती है। अभी हम लोग इंडिया की बात करेंगे, सो इंडिया में हम लोगों ने पहले ही देखा था, कॉम्बिनेशंस ऑफ द आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड मेजर द नेशनल इनकम। ये हमारे नेशनल इनकम मेजर करने के लिए हमारे कंट्री में आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए यूज़ की जाती है और नेशनल इनकम को कंडक्ट किया जाता है। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है, सो एक्सपेंडिचर मेथड रेयरली यूज एंड इन इंडिया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन दिस शॉर्ट फॉर्म द CSO। जो हमारे कंट्री में नेशनल इनकम कौन मेजर करता है, CSO एडॉप्ट्स द कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ आउटपुट एंड इनकम मेथड। सो हमारे कंट्री में CSO बहुत अच्छे से नेशनल इनकम को मेजर करता है, ये दो मेथड के कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। ये क्वेश्चन वैसे भी आप लोगों को तीनों मेथड एक साथ नहीं आने वाले, बट 8 मार्क का जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन एक्चुअल आता है। पहले भी आता था, अभी इन्होंने कुछ ब्लूप्रिंट तो दिया नहीं है, बट इन्होंने कहा है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। और उस बार आप लोगों को 2 मेथड्स दिए जाएंगे जो 4 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। सो मुझे लगता है अच्छे से पढ़ो और डीपली स्टडी करो और वीडियो सब्सक्राइब करो। इसका मतलब है कि आप लोगों को बाकी भी वीडियो अच्छे से सुनने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।